अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो साथियों आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस तरीके से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं पढ़ा तो आप फेल हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अगर इस सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिनके एग्जाम अभी जून के अंदर होने वाले हैं। और आज हम चर्चा करेंगे पीवाईक्यू के बारे में, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आज एक पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं और उस पेपर के अंदर अपन विशेष ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें किस प्रकार से देना होता है। बिल्कुल काफ़ी साथियों की डिमांड्स थी कि सर एक पेपर सॉल्यूशन आप कराओ, बिल्कुल हमें पता चले कि अभी जो हमारे परीक्षा होने वाली है उसके अंदर हम किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेंड करें। बिल्कुल तो आज अपन इस क्लास के अंदर खूब सारी चर्चा करने वाले हैं और इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पे आपके अगर जो भी तैयारी कर रखी अब तक का जो सिलेबस आपने कवर अप कर रखा है तो आपकी क्वेश्चंस के माध्यम से तैयारी भी आज होने वाली है। बिल्कुल तो आज की इस क्लास के अंदर अपन आंसर लिखने का तरीका किस प्रकार से होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करें तो देखो मैं बात करूंगा सबसे पहले ही कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको सॉल्यूशन करवाने से पहले मैं एक बात आपको बताता हूं कि किस प्रकार से एक बेसिक परफॉर्मा, ठीक है ना, बेसिक परफॉर्मा जो मैं यूज करता हूं और काफी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो भी देखा होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से उनके क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो मैंने वीडियो भी बना रखा है, एनाटॉमी हो चाहे अदर सब्जेक्ट्स हो उनसे रिलेटेड भी। तो बिल्कुल पहले ही अपन इसकी बेसिक परफॉर्मा की बात करेंगे। तो देखो बेसिक परफॉर्मा क्या होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, तो उस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एनाटॉमी के अंदर तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जैसे कि मान लो आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या काम करता है, किस किस से ये मिलकर बना होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वॉल्स वगैरह क्या होती है, इसमें कितने चैम्बर हो गए, तो सारा सारा पार्ट्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हमें यहाँ पर उसके मोटे मोटे तौर पर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस के बारे में। देन हम बात करें कि कंपोजिशन की बात हमें करनी होती है, ठीक है ना। कंपोजिशन का मतलब किस किस से मिलकर बना होता है, बनावट की बात करें, ठीक है। या फिर अगर हम बोन जॉइंट्स इस प्रकार के टॉपिक की बात करें तो वहां पे हम क्या देखते हैं भाई, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का पार्ट जहां पर भी आता है हमेशा आपको एक चार्ट ड्रॉ करना वहां पे, ठीक है ना। चार्ट के बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फिर इस क्लासिफिकेशन की आपको थ्योरी देनी होती है, ठीक है ना। थ्योरी देनी होती है और उस थ्योरी के साथ ही आपको बिल्कुल सा एक लेबल डायग्राम, एक शानदार लेबल डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी टॉपिक के ऊपर ये बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करते हैं तो हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उस एक पेपर के अंदर आपके जो 7 क्वेश्चन आते हैं उन 7 क्वेश्चन के ऊपर मैं यही परफॉर्मा अप्लाई करने वाला हूं। तो आप इस क्लास को देखिएगा कि किस प्रकार से हम इस परफॉर्मा को अप्लाई करके आपका आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पहले क्वेश्चन की। अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको स्क्रीन के ऊपर कि डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम विद डायग्राम। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है सबसे पहले वो जानिए आप। अब यहाँ पे देखो हमें ये क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 20 नंबर का है, ठीक है ना। जो आरपीएमसी से डिप्लोमा कर रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पे दिया है कि डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, इन डिटेल यानी डिटेल के अंदर, अबाउट यानी किसके बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम विद डायग्राम, पूरे पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को बताना है यहाँ पे डायग्राम के साथ। लो अब ले लो, आपको 20 नंबर का पूरा पूरा पूछ लिया, ठीक है। अब पूरे के पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा और पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को जब आप समझाओगे तो 20 से 25 पेज भर जाएंगे आपके, क्योंकि पूरा पूरा सिस्टम आ जाएगा आपका। तो 20 नंबर के अंदर क्या सर इतना लिखना होता है क्या? तो यही तो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है इस बड़े क्वेश्चन के अंदर, या फिर हम आगे बात करेंगे जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं उनके अंदर भी। तो बिल्कुल अगर हम इसके आंसर की चर्चा करें भाई
तो देखो यहाँ पे अगर मैं आंसर की चर्चा करूं तो हमारा टॉपिक क्या निकल गया यहाँ से, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसका आंसर हमें कैसे देना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक्सक्रेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हमें एक दो लाइन लिखनी होती है, क्योंकि अगर आप आंसर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अगर आपके साथियों फर्स्ट लाइन जो होती है वो इंप्रेसिव होती है आंसर की। अगर आप पहली लाइन के अंदर बहुत अच्छी लाइन लिख देते हो, ऐसे नहीं हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए, जो चीज आपको बाद में लिखनी होती है वो आप पहले ही लिख देते हो, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है ना एग्जाम के अंदर कि 3 घंटे के अंदर आपको इतना सारा लिखना होता है। नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक करोगे सारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि इस एक्सक्रेटरी सिस्टम को सर सबसे पहले ही तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसी को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें शॉर्ट वे में लूंगा, लेकिन थोड़ी मैं पूरी खुद ओरली बोल के आपको बताऊंगा, समझ गया, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा तो लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अपन बात करेंगे एक डायरेक्शन में कि किस प्रकार से हमें पेपर अटेंड करना होता है, ठीक है। तो इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और इसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ये हम कह रहे हैं आंसर के अंदर कि इसी सिस्टम को यूरिनरी और रीनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे कि सर इस सिस्टम की जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम की स्टडी करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसकी सर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सर यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, यूरोलॉजी, बिल्कुल। ये हम इस एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर बेसिक चीज़ों की बात करें कि ये हमें वहां पर देना होता है कि यूरोलॉजी, एक्सक्रेटरी सिस्टम की स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसको हम यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सर और क्या ऐड करना हमें, तो यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसके इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको इंक्लूड करना है क्या, कि यहां पे हम बात करें कि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। थोड़ी मैं कम यूज कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ये बैलेंस बनाए रखता है। हम स्टार्टिंग में ऐसी शानदार चीजें दे रहे हैं इस एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर सर मेटाबॉलिज्म के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उसको यूरिन के रूप में या पसीने यानी स्वीट्स के रूप में या फैसेज यानी मल के रूप में हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने का काम भी ये कौन करता है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो मेटाबॉलिज्म के बाद की प्रक्रिया की बात करें, मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट में अब क्या क्या आ गया, अभी मैंने कहा यूरिन आ गया, स्वीट्स आ गई, पसीना आ गया, ठीक है ना। या फिर हम बात करें यहाँ पे फेसेज के बारे में, ठीक है यानी मल के बारे में, तो मल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम जब पूछा है ठीक है ना, यहाँ पे पूरा सिस्टम जब पूछा है तो सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद आ गई होगी कि सर अगर आपने मेरी एनाटॉमी क्लास से अगर ले रखी है तो आपको पता होगा कि मैंने कहा कि एक सेल होती है, इस सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है ना, इस टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ठीक है, और इस ऑर्गन से आपका सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सक्रेटरी सिस्टम बना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस सिस्टम को जब मैं तोड़ूंगा तो इसमें क्या निकल के आएंगे, ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना, क्या निकल के आएंगे, ऑर्गन। तो जस्ट अपन इस थ्योरी के अंदर वापस से क्या ऐड करेंगे इसके अंदर कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको आगे देनी। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर मैं बात करूँ आपके कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सबकी चर्चा करते हैं। देखो तो यहाँ पे आपके एक आ जाता है किडनी, क्या आ गई, किडनी आ गई। किडनी से जस्ट नीचे आते हैं तो यूरेटर मिलते हैं, यूरेटर के द्वारा हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपको नीचे क्या मिल जाता है, यूरेथ्रा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गन से मिलकर के क्या बन जाता है भाई, यूरिनरी सिस्टम बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, इसको नोट करते रहना, इस प्रकार से आंसर देना होता है। ठीक है, और यहीं पे अब अपन देखो आंसर को सजाने की कोशिश करें। अब आंसर को सजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर को सजाने के लिए एक नोट लगा के यहाँ पे सर हम लाइन लिखेंगे कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, किडनी। क्या कहते हैं भाई, किडनी। तो हमारे बॉडी में किडनी जो होती है, किडनी मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना, तो यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और हमने अभी तक ऑर्गन तक का पार्ट पढ़ा। ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा इंट्रोडक्शन अब हो गया। ठीक है, तो सिस्टम किससे बना, इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, ये ऑर्गन मिलकर के एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमें आंसर के अंदर आगे क्या लिखना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो देखो वन बाय वन सारी चीजें देखते रहना भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पे हमें स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या क्या ऐड करते रहना, हम एग्जाम की कॉपी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर जब मान लो हम एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और ये अपना, ठीक है, किडनी, किडनी के बाद, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये किडनी आ गई आपकी, किडनी के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलो चलो अब हम इनको लेबल कर लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी क्या आ गई थी भाई, ठीक है ना, ये हो गई किडनी। स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये क्या दिखाई दे रही है, किडनी दिखाई दे रही है, और किडनी से नीचे आते हैं तो हमें ये क्या मिल गया, यूरेटर। क्या मिल गया, यूरेटर। यूरेटर के बाद हम इसकी चर्चा करें तो ये आ गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हमें ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं भाई, यूरेथ्रा। और ये पूरा पूरा जो हमने बनाया है वो क्या बना दिया है, डायग्राम। और डायग्राम किसका बनाया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यही बात हमने अभी थ्योरी के अंदर लिखी थी इधर, कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम इन इन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे कि इन इन ऑर्गन से मिलकर के अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। एग्जाम की कॉपी के अंदर इसी प्रकार से सिंपल सिंपल डायग्राम बनाना है। वहां पे अगर आप डेकोरेशन करके बैठ गए तो टाइम चला जाएगा, समझ गए आप। और डेकोरेशन करना ही है तो उसके पीछे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब सारी। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर के अंदर थ्योरी किस प्रकार से लिखनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्गन 1 को स्टार्ट करेंगे, तो किडनी के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, किडनी। अब यहाँ पे किडनी के बारे में क्या क्या ऐड करना आपको, बिल्कुल बेसिक लेना है। कि सबसे पहले बात करूँ सर, किडनी जो होती है वो काउंट्स के अंदर कितनी होती है, तो काउंट्स के अंदर आपके किडनी कितनी होती है, 2 किडनियां होती है। ठीक है, इसके शेप की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे इसके शेप की बात करेंगे तो इसका शेप होता है बीन शेप। क्या होता है, बीन शेप। ठीक है, यानी सेम के बीच के आकार की होती है, बिल्कुल छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। देन हमें क्या करना है, इस किडनी के लोकेशन के बारे में देखो, जो पॉइंट्स आपको मैं लिखा रहा हूँ, काउंट, शेप, लोकेशन, सब के अंदर सेम चलेंगे। यूरेटर पर लिखोगे तो भी काउंट, शेप, लोकेशन, और नीचे इसके फंक्शन वगैरह की बात करेंगे भी। ठीक है ना, तो इसके लोकेशन की अगर अपन चर्चा करेंगे कि इसका किडनी का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो पहले लोकेशन पता करते हो ना, कहीं और भी जा रहे हो समझ गए, तो आप लोकेशन का पता करते हो। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर अगर किडनी के लोकेशन की मैं बात करूं तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर होती है सर। और इसके गूगल ने तो हमें इतना सा एड्रेस ही दिया था, और अगर हम वहां जाएंगे तो कहाँ जाना हमें, तो ये लंबर रीजन के अंदर होती है। कहाँ होती है, लंबर रीजन के अंदर। ठीक है, लंबर रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। सर गली नंबर भी तो बताओ ना, गली नंबर बताया आपको, बिल्कुल गली नंबर बताता हूँ। ठीक है ना, तो वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ होती है, ये लो वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ।
तो सर हाउस नंबर, अब गली में पहुंच ही गए हम, तो अब हाउस नंबर भी बता दो। तो हाउस नंबर आ जाएगा आपके T12 से लेके L3 तक इसका एरिया रहता है, किसका, किडनी का। ये इस प्रकार से आपको लोकेशन लिखना होता है एग्जाम के अंदर। 20 नंबर के क्वेश्चन को इसी माध्यम से अटेंड करना है, वहां पे लेख नहीं लिखना है, निबंध नहीं लिखना है, समझ गया। जो काम की चीज है वही आपको देनी है। अब हम बात करें कि काउंट्स में हमने कहा कि 2 किडनी होती है, तो उसके कंपेरिजन की बात करें, एक किडनी ये, एक किडनी है, दोनों के कंपेरिजन की बात करता हूं। तो जो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं, जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है ना। ये लेफ्ट, ये राइट, तो लेफ्ट की तुलना में थोड़ी ये नीचे होती है। तो यही बात हमें यहाँ पे नोट लगा के लिखनी होती है। यहाँ पे एग्जाम के अंदर यही चीज तो हमें नोट लगा के लिखनी है कि राइट किडनी लेफ्ट की तुलना में राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ी नीचे होती है, नीचे होती, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने नोट लगा के, जहां पे डेकोरेशन करना वहां पे मैं खुद ही बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि नोट कहाँ लगाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस किडनी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूं, इस किडनी की मुझे लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस किडनी की मुझे चौड़ाई कितनी दे रही है, इस किडनी की मुझे थिकनेस कितनी दिखाई दे रही है, तो यही हम यहाँ पे ऐड करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस किडनी के बारे में कि किडनी की लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई, ठीक है, और इसकी मोटाई, थिकनेस, इन तीनों के बारे में लिखेंगे अपन इस 20 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपके इस लेंथ के बारे में, तो लेंथ हो जाती है आपकी कितनी, 10 से 13 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, 10 से 13 सेंटीमीटर। और अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ आपकी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और अगर इसके थिकनेस की बात करूँ तो ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर लगभग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ किताबों में आपको आंकड़े अलग भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, थिकनेस आ गई। इस प्रकार से हमने याद करने की आवश्यकता ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आपकी इस प्रकार से तैयारी करते हो तो फिर देखो आप आरपीएमसी के अंदर कितने मार्क्स लाते हो। कहते हैं कि खूब सारी बैक आ जाती है आपके एनाटमी के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप इस तरीके से पढ़ लेना, इस तरीके से एनाटमी पढ़ के देखना, फिर आपके बैक आ जाए तो बता देना, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने ये बात की थी, लेकिन सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भाई, देखो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सर कि यहाँ पे किडनी के टिप के ऊपर, ठीक है, किडनी के टिप के ऊपर एक ग्लैंड्स दिखाई देती है। किडनी के टिप वाले पार्ट्स के ऊपर एक क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। क्या होती है भाई, ग्लैंड्स होती है। इस ग्लैंड्स की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, इस कलर से, ठीक है, इस ग्लैंड्स की अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे, तो देखो इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं भाई, इस ग्लैंड्स को कहते हैं, ये एड हो रखी है इसलिए इसको एड किसके ऊपर हो रखी है, किडनी के ऊपर। तो एड प्लस रीनल, ठीक है ना, एड रीनल ग्लैंड्स, क्या आ गई, एड रीनल ग्लैंड्स। बिल्कुल नोट लगा के ये लाइन चिपकाओ आंसर वाली कॉपी के अंदर, आपको नोट उसके अंदर नोट लगा के ये लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, नोट लगा के कि किडनी के टॉप पर यानी शीर्ष पर एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स स्थित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में एक स्पेसिफिक चीज दे दो, ज्यादा यहाँ देना नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं अपन, लेकिन एक छोटी सी बात दे दो ताकि ये एड्रिनल ग्रंथि भी राजी हो जाए कि इसको हम क्या कहते हैं। तो ग्लैंड्स स्थित होती है जिसे जिसे या यहाँ पे हम बात करें कि जिसे या फिर जो जो एक प्रकार की जो एक प्रकार की जो एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, अब ये हमने लाइन दे दी है कॉपी के अंदर अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे और चीज लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन करती है वगैरह, इतना मेरे हिसाब से नहीं लिखना। अपन यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है। अब हम चलते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। कहाँ पे चल रहे हैं, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। किडनी के अंदर ही बात कर रहे हैं अभी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की यहाँ पे बात करें, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं तो उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अगर हम किडनी की बात करें यहाँ पे कि किडनी के अंदर क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है, उसकी अगर चर्चा करें, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, आंसर ही समझाना है आपको, इस वजह से मैं आपको क्या ले रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, किडनी के बाहर जो आउटर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। क्या कहते हैं भाई, फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस फाइब्रस कैप्सूल के बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका कॉर्टेक्स और फाइब्रस कैप्सूल। थोड़ा अंदर जाएंगे हम तो हमें मेडुला वाला पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मेडुला वाला पार्ट मिलेगा। ये लो, मेडुला वाला पार्ट भी आ गया अपना यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है किडनी का हाइलम, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम। और एक पार्ट आ गया किडनी का रीनल पेल्विस, ठीक है ना, जो रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस भी इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, इस वजह से इसके अंदर क्या क्या होते हैं उपस्थित, माइनर कैलिक्स, ठीक है। और एक आ जाता है इसमें आपके मेजर कैलिक्स, ठीक है, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सर एक चीज और हम लिखेंगे, ठीक है ना, एक चीज और नोट लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे। अब नोट लगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो कि जो किडनी की, इस किडनी की, ठीक है ना, द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो जो चीजें आपको नोट लगा के लिखनी होती है उनको आप नोट लगा के लिखा करो, ठीक है ना। तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस नेफ्रॉन के बारे में। इस नेफ्रॉन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, यहीं पे छोटी सी हेडिंग लगा, क्यों, किडनी का पार्ट ही पढ़ रहे हैं और किडनी के अंदर ही ये नेफ्रॉन पाया जाता है। तो यहीं पे मैं चर्चा करूं कि आपको एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्या क्या लिखना है। तो ये काउंट्स की बात करें इसके, तो लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही देख सकते हैं। तो विजिबल बाई माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब विजिबल बाय माइक्रोस्कोपी 10 लाख, ये ऐसी इंग्लिश है जो हिंदी मीडियम वाला भी याद करना चाहे तो याद हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई करके देख सकते हो। इस प्रकार से लिखोगे क्वेश्चन तो 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप खूब सारी चीजें भी दे दोगे तो कॉपी चेक करने वाले को मजा आ जाएगा, समझ गए आप। फिर हम यहाँ पे बात करें कि इस नेफ्रॉन के बारे में, तो ये नेफ्रॉन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें कितने प्रकार का होता है, ये 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं सर, तो एक हम बात करें कोर्टिकल नेफ्रॉन, क्या आ जाता है, एक इसके अंदर हम बात करें कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे की बात करूं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के नेफ्रॉन भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर हमें दिखाना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसकी अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर सर क्या क्या लिखना होता है, तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर उसकी हम बात करेंगे। जैसे बोमन्स कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, पीसीटी हो गई, डीसीटी हो गई, हेनले लूप हो गया, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जब आप गूगल से देखोगे तो इस प्रकार का आपका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन डायग्राम के ऊपर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, ठीक है ना,
तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है भाई, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर बोमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। ये आ गया आपका बोमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है ना, सेल्स का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। और यहीं पे तो क्या होती है भाई, आपके फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। ये आ गया फिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो इस बोमन कैप्सूल के कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो पास वाली जो ट्यूब होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं भाई, पीसीटी। क्या कहते हैं, पीसीटी। और इस पीसीटी का मतलब क्या हो गया, इस पीसीटी का मतलब हो गया आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है ना। ये पास वाली हो गई प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें ये एक लूप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, यह एक लूप दिखाई देता है, ठीक है ना। इस लूप को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। फिर यहाँ पे यहाँ पे आपको ये वाली ट्यूब जो दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है आपके डीसीटी, ठीक है ना। डीसीटी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, डीसीटी। और फिर आगे आओगे आप तो आगे ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है आपके कलेक्टिंग ट्यूब। क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कम समय के अंदर ही बनाना है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बना के यहाँ पे ये सारी चीजों का नाम लिख लो आपकी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले हमने कहा कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल आ जाता है। क्या आ जाता है सर, इसके अंदर बोमन्स कैप्सूल आ गया। बोमन्स कैप्सूल के बाद जो गुच्छा हो गया उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। फिर हम बात करें पीसीटी के बारे में, फिर हम बात करें हेनले लूप के बारे में बात करें। 5 नंबर बात करें हम डीसीटी के बारे में। किसके बारे में बात करें, डीसीटी। और 6 नंबर पे आ जाएगी अपनी कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाएगी भाई, कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने यहाँ पे बना रखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बात करें, अब हम किडनी के अंदर इतना ही देंगे और किडनी काम क्या करती है इसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ किडनी की अगर मैं चर्चा करूँ आपके, फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ किडनी की अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखो, फंक्शंस ऑफ किडनी से पहले अगर आप, ठीक है ना, वीडियो को फर्स्ट टाइम से देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वे के अंदर आपने अगर एनाटॉमी या फिर इसके अलावा मैं सारे सब्जेक्ट बता दूं आपके जो डीआरटी संबंधित हो, वो भी आपने नहीं पढ़े होंगे कहीं, बिल्कुल आपको अगर पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं नोट्स डालता हूँ सुदर्शन पैरामेडिकल नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। और कोई भी दिक्कत तो आप 8112296783 इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। और सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप भी दे रखा है एक बेहतरीन तैयारी के लिए, वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं इस लेवल में, ठीक है। चलो बिल्कुल अपन बात करते हैं अब फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में। और किडनी के फंक्शन देखो खूब सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सर ये फिल्ट्रेशन का ही तो काम करता है। किसका काम करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, बिल्कुल। ये आ गया आपके फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना। ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, फॉर्मेशन करता है सर यूरिन का। फॉर्मेशन किसका करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन का काम करता है सर। फिर हमने कहा कि सर ये बैलेंस बनाता है, ये बैलेंस रखता है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना सर। किस किस का, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूं कि ये और क्या बैलेंस करता है, तो ये बैलेंस करता है आपके एसिड और बेस को। किसको करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, रेगुलेशन ऑफ, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर जिसके अंदर ये उत्पादन करता है किसका, रेनिन हार्मोन का, रेनिन एंजाइम का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किडनी क्या काम करती है सर, किडनी काम करती है एक्सक्रेशन का। क्या काम करती है, एक्सक्रेशन किसका करती है, वेस्ट प्रोडक्ट का करती है। किसका करती है भाई, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रेशन करनी है। इसके अलावा भी अगर खूब सारे काम हो सकते हैं, आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं किडनी के बाद सेकेंड ऑर्गन के बारे में चलते हैं। तो किडनी के बाद जब हम नीचे आते हैं तो देखो, किडनी के बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें ये यूरेटर मिलता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। अब यूरेटर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑर्गन ले रहे हैं अपन
यूरेटर। ये यूरेटर क्या होता है भाई? यूरेटर आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले बात करूँ आपको, मैंने कहा था अपन क्या करेंगे, इसके काउंट्स लिखेंगे। काउंट्स कितने होते हैं? 2। ठीक है ना। इसके शेप की बात करूँ, शेप कैसा होता है? ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक। अगर ट्यूब है तो इसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू होंगे। क्या होंगे? एपिथेलियम टिश्यू होंगे। बिल्कुल, अगर आपने मेरे साथ तैयार की होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर। ठीक है। इसके लेंथ की अगर मैं बात करूँ, इसके लेंथ की बात करूँ तो 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है भाई। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो लंबाई होगी। ठीक है ना। अब ट्यूब है तो सर इसका डायामीटर भी तो होगा। क्या होगा इसका डायामीटर? बिल्कुल। व्यास की बात करें 3 mm इसका डायामीटर भी हो सकता है। सर यूरेटर के अंदर हम और क्या जानना चाहिए? तो बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि ये जो यूरेटर है, देख के बता सकता हूँ सर ये यूरेटर किडनी और ब्लेडर के बीच में है। तो लोकेशन मुझे पता चल गया, ब्लेडर और किडनी के बीच में है। लेकिन बीच में ये एक लिंक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है सर? एक लिंक का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? लिंक होता है। किस किस के बीच में होता है सर? लिंक बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों के बीच में एक लिंक की बात ये काम करता है सर। ठीक है। और ज़्यादा हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हालांकि इसकी लेयर्स भी होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। ठीक है। काम क्या करता है? तो ये यूरिन को, ठीक है ना, इसके फंक्शन की अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें, इसके फंक्शंस की चर्चा करें यहाँ पे, तो देखो इसका फंक्शन होता है ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है भाई? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचाने का ये काम करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ठीक है ना। जो तीसरा ऑर्गन आ गया अपना यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना। अब ब्लैडर है तो ब्लैडर हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि एक बेग लाइक संरचना। क्या है भाई? एक बेग लाइक संरचना। तो सबसे पहले अपन यही बात लिखेंगे। ठीक है ना, कि ये जो सर ब्लैडर है वो क्या है सर? एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है। बेग लाइक स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से जो बहुत लैंग्वेज में तैयारी कर रहा है उनको भी इंग्लिश आने लग जाएगी अगर आप इसको देखोगे तो। ठीक है सर। बेग लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ ही वो होलो ऑर्गन भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको होलो मस्कुलर ऑर्गन भी कह सकते हैं। और होलो मस्कुलर ऑर्गन हमारा हार्ट भी होता है जो कार्डियक मसल से बना होता है। सर इसके शेप की बात करूँ तो ये बिल्कुल नाशपत्ती के शेप का होता है। किसके शेप का होता है? नाशपत्ती के समान होता है। कैसा होता है भाई? ये नाशपत्ती के समान होता है। कौन होता है? ब्लैडर। काम क्या करता है सर? ये कलेक्शन ऑफ यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करने का ये काम करता है। ये इसका काम भी हो गया। इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है ना। इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये यूरेटर की सहायता से यूरेथ्रा की सहायता से क्या करता है? ये पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना। यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन को बॉडी से बाहर करता है। ठीक है। तो ये आ गया अपना ब्लड के बारे में ये सारी चीजें। ठीक है। चलो इसके लोकेशन की भी बात कर लेते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है? तो इसके लोकेशन में हम चर्चा करें तो सर ये पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? ये पेल्विक कैविटी के अंदर आपका स्थित होता है। ठीक है ना। तो ये ब्लैडर और यूरेटर दोनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। हम चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें एक जो ऑर्गन और मिल जाता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं भाई? यूरेथ्रा। ठीक है। और यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मूत्र मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है। इस यूरेथ्रा की चर्चा करते हैं। इस यूरेथ्रा जो होती है ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इस यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसी रास्ते से होते हुए यूरिन हमारे शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? तो ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट रहता है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट रहता है। ये भी बात सही है। यूरेथ्रा की अगर मैं बात करूं तो यूरेथ्रा क्या काम करता है? यूरेथ्रा के फंक्शन की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, यूरेथ्रा के फंक्शन, तो वो यूरिनेशन का काम करता है। यूरिनेशन का मतलब हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। ये यूरेथ्रा 2 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो क्या सर ये मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है? बिल्कुल।
मेल यूरेथ्रा अलग होता है, फीमेल यूरेथ्रा अलग होता है। चर्चा करूँ, मेल यूरेथ्रा को पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिस। फीमेल यूरेथ्रा को वेजाइना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजाइना। ये लो भाई, इस प्रकार से लिखो आंसर, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि सर ये सारी प्रक्रियाएं ठीक थी, एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, तो और हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये प्रक्रिया भी होती है, बिल्कुल होती है। और इसके अलावा अगर आप यूरिन जब बना ही लोगे तो यहाँ पे ये पार्ट भी दे सकते हो, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। क्या दे सकते हो? कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में आप दे सकते हो। ठीक है, दोनों की अपन चर्चा करते हैं, दोनों के बारे में। ठीक है, स्पीडली ले रहा हूँ थोड़ा, बिल्कुल समय कम रहेगा अपने पास, इसलिए आंसर में मुझे खूब सारे बताना है। ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम कितने फेसेस में पढ़ते हैं? 3 के अंदर। ठीक है ना, सबसे पहले की बात करें, ठीक है, सिर्फ मैं नाम की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में लाइन बतानी होती है, फिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है ये। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपको री एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना होगा। क्या बताना होगा? पुनः अवशोषण के बारे में बताना होगा। फिर ट्यूब के अंदर जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, और ट्यूब की बात करूं मैं आपको तो बता देता हूं कि अभी मैंने आपको ट्यूब के बारे में बताया, जो ट्यूब जो होती है पीसीटी और डीसीटी, और वहीं पे आपको एनले लूप भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आप करके आओगे तो जब कंपोजिशन ऑफ यूरिन भी तो मिलेगा ना सर, इस यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पे ये भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि सर 90% तो इसके अंदर क्या आ जाता है भाई? वाटर आ जाता है। 2% सर हम इसके अंदर कह सकते हैं कि यूरिया होता है। 2% के अंदर सर अदर चीजें भी तो आ सकती है, इसमें यूरिक एसिड आ गया आपका, क्रिएटिनाइन भी आ गया। क्या आ गया? क्रिएटिनाइन भी आ गया सर, इसके अंदर सोडियम भी आ गया सर, इसके अंदर पोटेशियम भी आ गया। बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें फिर अपने को यहाँ पे मिल जाती। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई? ठीक है, तो इस प्रकार का आपको 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पेज मेरे यहाँ पे बोर्ड पे भर गए, और आप वहाँ पे 3 अलग अलग डायग्राम बनाओगे तो कितना मजा आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है भाई कि यहाँ पे आपको कितने डायग्राम देने सर इस 20 नंबर वाले क्वेश्चन में। जैसे मेरे को किसी ने कल फोन पे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डायग्राम कितने देने होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ फाइनली कि आपको डायग्राम यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल डायग्राम की बताऊँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनाटॉमी के अंदर डायग्राम किन किन चीज़ों के आपको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक कॉमन डायग्राम मैंने बनाया था। ठीक है, फिर मैंने इंटरनल ऑर्गन स्टार्ट किए तो किडनी का एक डायग्राम बनाया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है ना, इसका डायग्राम बनाया था। फिर इस किडनी की जो इकाई आ जाती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, इस नेफ्रॉन का हमने क्या बनाया था? डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो ये 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो दे रखा था कि डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम विद डायग्राम, तो हमने इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये सारी की सारी चीजें। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कमेंट्स करके बताना भाई किस प्रकार से आपको समझ में आया, कैसा लग रहा है सारी चीजें। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, तो आप 8112296783 पैरामेडिकल से संबंधित आपको अगर कोई भी इशू आ जाए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो सारे के सारे डिप्लोमा अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पे पढ़ाई भी मैं इसी वे में करवा रहा हूँ जिस वे में मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है ना, इसके अलावा जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो भर्ती निकाली है पैरामेडिकल के लिए, आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहा है वो भी इसके साथ जुड़ सकता है, और इस भर्ती के साथ ही जो बीएसएफ लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है वो भी इसके अंदर जुड़ सकता है। या फिर मैं बात करूं बिहार पैरामेडिकल के लिए जो तैयारी कर रहा है, या फिर जो एसजीपीजीआई के लिए तैयारी कर रहा है, इसके साथ ही जो एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी है, एमपी ग्रुप 5 इसकी जो तैयारी कर रहा है, एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या विशेष है सर आपके ऐप के ऊपर, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ आपको ई पीडीएफ नोट्स,
और फिर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको 10 मॉडल पेपर। अब 10 मॉड्यूल पेपर का मतलब समझते हैं आप? 10 मॉड्यूल पेपर का मतलब एक के अंदर आपके 100 क्वेश्चन, तो आपके 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी जब आप 10 पेपर फ्री पढ़ोगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ राजस्थान पैरामेडिकल से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन साथियों के लिए, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मेरे पास बैच अवेलेबल है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको सिस्टमिक वे में सारी की सारी तैयारी मिल जाएगी। तो आप इसको ऐप को डाउनलोड करें और बिल्कुल विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पे शॉर्ट नोट्स, हिप जॉइंट, नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो राइट द शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन अपना 5 नंबर का होता है, ठीक है ना। 5 नंबर का ये और ये, तो ये चारों मिलाओगे तो 20 नंबर का ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं ए पोर्शन में, ठीक है ना। ए पोर्शन को लेता हूं मैं पहले शोल्डर जॉइंट के बारे में। अब शोल्डर जॉइंट्स के अंदर आपको एग्जाम में क्या क्या देना है, और वो भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, देखो। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि शोल्डर जॉइंट्स के अंदर जब क्वेश्चन आया है तो आपको इस शोल्डर जॉइंट्स की क्या देनी है, यहां पे डेफिनेशन देनी है भाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? इसकी डेफिनेशन में आएगा कि ये शोल्डर जॉइंट किस किस से मिलकर बना है, ठीक है ना। यहां पे मैं बात करूं कि कौन कौन सी बोन से मिलकर के आपका ये जॉइंट्स बना है, तो यहां पे अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो यहां पे एक बोन आ जाएगी आपके क्या, स्केपुला, ठीक है। एक बोन आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्लेविकल, ठीक है। एक बोन की अगर मैं बात करूं तो आपके ये ह्यूमरस वाली बोन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ह्यूमरस बोन आ जाएगी, बिल्कुल ये आ गई आपके ह्यूमरस, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इन तीनों बोन से मिलकर के हमारा शोल्डर जॉइंट बनता, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करें, देखो स्केपुला खुद जो है कौन सी बोन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो स्केपुला आपके फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। किसका है? फ्लैट बोन का। एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, सारी सारी एनाटॉमी की चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लेविकल की बात करूं, क्लेविकल आपके मॉडिफाइड, ठीक है ना, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का एग्जांपल होता है। किसका होता है? मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का एग्जांपल होता है। ह्यूमरस की बात करो, ह्यूमरस आपके लॉन्ग बोन के अंदर आ जाती है। किस में आ जाती है? लॉन्ग बोन के अंदर। लॉन्ग बोन के अंदर भी आपके ये टिपिकल लॉन्ग बोन में आ जाती है। किस में आ जाती है? टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर आ जाती है, ठीक है। इतनी डिटेल में अगर आप एनाटॉमी पढ़ लोगे तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जब डेफिनेशन आपने दे दी है तो हम बात करेंगे कि ये शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, ठीक है ना। किस टाइप का जॉइंट है ये शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस टाइप का जॉइंट है ये शोल्डर जॉइंट है आपका साइनोवियल जॉइंट्स का भी सब टाइप की अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है ना। या तो मैं कह सकता हूं कि ये एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। क्या है? एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट। इस साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं आपके, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या आ गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये साइनोवियल जॉइंट्स है या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें यहाँ देना है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट्स का मूवमेंट्स के बारे में देना है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके मूवमेंट्स के बारे में। क्या आ जाएगा? मूवमेंट्स के बारे में। अच्छे से देखना भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स इसके अंदर सारे सारे मूवमेंट्स पाए जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर ज्यादा क्या होता है, इसमें एक्सेसिव फ्री मूवमेंट जो होते हैं, क्या होते हैं? फ्री मूवमेंट जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन वाला पॉइंट लिखा, टाइप वाला पॉइंट लिखा और मूवमेंट्स वाला लिखा, ठीक है। थोड़ी बनाते रहना आप इसका, ठीक है ना, किस प्रकार के आपको। अब हम बात करें कि ये जॉइंट जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्या विशेषता होती है, यहां पे हम बात करते हैं। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मैं अगर आपके सामने बात करूं, तो इस जॉइंट्स के अंदर जब मान लो हम कहें कि ये एक बोन किसी अनदर बोन से जुड़ी हुई होती है, तो इसका एक बोन का जो राउंड शेप होता है, ठीक है ना, यहां पे पहले बेसिक समझना, इसका जो राउंड शेप होता है वो दूसरी बोन के अंदर क्या होता है, दूसरी बोन की केविटी के अंदर फिट रहता है। क्या होता है? केविटी के अंदर फिट रहता है, केविटी के अंदर फिट रहता है। तो बिल्कुल हम बात करें क्या यहाँ पे हमारे फिट रहता है क्या ये, ठीक है। तो हम बात करें कि यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन का
अपर पार्ट होता है, ठीक है ना, ह्यूमरस बोन का। यहाँ पे मैं बात करूंगा शोल्डर जॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कि शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस बोन का राउंड शेप, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे थे ना, एक बोन का राउंड शेप जो है वो स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी में फिट रहता है, ठीक है। एनाटॉमी देनी अपने को शोल्डर जॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। और किस प्रकार से ये जुड़ी हुई होती है, तो ये जो बोन्स है पूरी पूरी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई या अटैच रहती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या चीजें दे दी अभी तक, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन 1, टाइप 2, मूवमेंट 3 और एक हमने इसकी लाइन बताई कि इस प्रकार से ये रहता है। अब 5 नंबर पे आपको क्या चीज देना है, इसी के अंदर 5 नंबर में आपको इसका बढ़िया सा क्या देना है, डायग्राम देना। भाई डायग्राम किसका देना आपको, शोल्डर जॉइंट्स का। यहाँ पे क्या देना है, डायग्राम दे के फिर आपको उसको क्या करना है, लेबल करना है। क्या करना है, लेबल। अरे इतना तो कर लोगे ना भाई, इतना आप कर लोगे ना, 5 नंबर क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको लिखनी है, समझ गया। अब हमारे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स के बाद ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिप जॉइंट के बारे में। तो अब आपको समझ में आया होगा ना, परफॉर्मा की बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हो तो कितना मजा आ जाता है। तो देखो शोल्डर जॉइंट्स की तरह अगर मैं हिप जॉइंट को लूं, तो ये हिप जॉइंट हेडिंग लगाई, हिप जॉइंट की डेफिनेशन, बोन और बोन के एग्जांपल, हिप जॉइंट में फिर आपने मूवमेंट्स के टाइप दे दिए, मूवमेंट्स आ गया, फिर आपको यहाँ पे बेसिक समझाना है, बेसिक समझाने के बाद थोड़ी लिख के फिर हिप जॉइंट का डायग्राम दे दो। ये लो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों ज्वाइंट करना है। मैं हिप ज्वाइंट नहीं कराऊंगा, हिप ज्वाइंट आपको इस पॉइंट के बेसिस पे सारा करना होगा, ठीक है ना। फिर हम सी की बात करें, सी यहाँ पे दे रहा है आपको नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्वेश्चन हमारा क्या है, नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो क्या लिखना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, सर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के नेचर और अपीयरेंस के बारे में समझाना है। तो नेचर यानी बैक्टीरिया की प्रकृति कैसी होती है, उससे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया का थोड़ा इंट्रोडक्शन के अंदर ही तो आपकी क्या आ जाती है भाई, इसकी प्रकृति आ जाती है, ठीक है। सर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ये आ गया भाई आपके बैक्टीरिया, क्या आ गया, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर हम इस बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ताकि हमें इसका नेचर पता लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, नेचर पता लग जाएगा, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये लाइन हमने लिख दी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। सर ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट इन एवरीवेयर, सब जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सब जगह का मतलब सर क्या, हर जगह मतलब वाटर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग, खाने के अंदर जो पिज्जा खा रहे हो, जो चाउमीन, मैगी, सब जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर इसका नेचर कैसा होता है, तो इनके नेचर की बात करूँ तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक नेचर की बात करूं, इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, वो क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली भी प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यूकैरियोटिक के बारे में यहाँ पे अगर आप 2-4 चीजें लिख सकते हो तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस। तो अपीयरेंस को पढ़ने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी में, यानी कि इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना।
और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मॉर्फोलॉजी के आधार पर मैं बैक्टीरिया को डिवाइड करूं, तो ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 6 प्रकार का होता है। अब 6 प्रकार के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं हम बात करें तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरे की बात करूं, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपके कोकाई, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कोकाई। इसके बाद बात करें माइकोप्लाज्मा, कोकाई, ठीक है, और बेसिली, ठीक है ना, बेसिली या बेसिलाई, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, कोकाई, बेसिलाई। इसके अलावा स्पाइरल आ जाएगा, एक आपके आ जाएगा स्पाइरल, एक आ गया कोमा, और एक आ गया आपके स्पाइरोसीट्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इनके डायग्राम की बात करें कि माइकोप्लाज्मा कैसा दिखता है, तो माइकोप्लाज्मा आपको इस शेप में दिखता है, ठीक है ना, इस शेप के अंदर ये आपको दिखता है, ठीक है। कोकाई की बात करूं, कोकाई आपके राउंड शेप में हो सकता है। बेसिलाई आपके ये रोड शेप में इस प्रकार से हो सकता है। स्पाइरल की बात करूं, स्पाइरल आपके इस लाइन शेप में हो सकता है। कोमा आपके इस कोमा के शेप में, ठीक है। और ये स्पाइरोचेट्स इस स्प्रिंग की बात ही रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं? स्प्रिंग की बात ही। तो इस तरह से हमें क्या पढ़ना होता है, ये मॉर्फोलॉजी के आधार पर, यानी दिखने में हमें ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इनकी अपीयरेंस इस प्रकार से होती है। और हम अगर बात करें कि सर इनको अगर एनाटॉमिकल फीचर के आधार पर अगर हम डिवाइड करें, एनाटॉमिकल फीचर्स के आधार पर, तो एनाटॉमिकल फीचर्स के आधार पर अगर मैं इनका डिवाइड करूं तो इसमें एक आ जाता आपका कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, ठीक है। एक आ जाता आपके नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। तो दो तो कैप्सुला के आधार पर हो गए। एक हम बात करते हैं कि ये फ्लैजिलेट भी होते हैं, फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है, तो फ्लैजिलेट बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। एक आपका कैप्सुला, एक आपका फ्लैजिला। और तीसरी अपन बात करें कि ये इनके अंदर स्पोर भी तो पाए जाते हैं, यानी छिद्र भी पाए जाते हैं। तो स्पोर के आधार पर ये एक स्पोरिंग, ठीक है ना, स्पोरिंग भी हो सकता है। और एक आपका नॉन स्पोरिंग, जिसके अंदर छिद्र उपस्थित नहीं होते हैं, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, तो बिल्कुल ये इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो नेचर और अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया वाले में आपको इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में देना जाओ तो दे सकते हो आप। बेस्ट ऑफ स्टेनिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग वापस से 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रोड्स, ग्राम नेगेटिव रोड्स। या फिर आप एसिड फास्ट वाले की बात करो तो कुछ होते हैं आपके एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन एसिड फास्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अपन डी की बात करते हैं। डी ऑप्शन में क्या था? डी की क्वेश्चन के ऑप्शन में अपने पास क्या था? तो यहाँ पे है अपने पास फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब देखो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी वाले को किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी के फंक्शन और डब्ल्यूबीसी की संरचना के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा है। सर डब्ल्यूबीसी के बारे में हम खूब सारा जानते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का मतलब, सर डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या हो गई? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। ये लो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है ट्रांसपेरेंट। क्या होती है भाई? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि डब्ल्यूबीसी का कलर होता है क्या? तो डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है। कैसी होती है ये सर कलरलेस होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ ये शेप में क्या सर आरबीसी से बड़ी होती है? बिल्कुल हम बात करें तो ये आरबीसी से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है ना। आरबीसी से ये लार्ज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ फिर आरबीसी से लार्ज भी होती है। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? बिल्कुल इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। अब हम इसके काम की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? काम। तो काम में ये क्या काम करती है? काम करती है आपके ये हमारे शरीर को फॉरेन बॉडी से क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। और दूसरा काम करती है ये फेगोसाइटोसिस का। क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस यानी बक्सन का काम करती है। क्या काम करती है? ये बक्सन का काम करती है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे आपके किसके अंदर? फंक्शंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे 3 चीज और सिखाता हूं आपको, ठीक है ना।
तीन चीज और क्या सिखाता हूं कि WBC के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी WBC इंक्रीज हो जाती है, अगर आपकी WBC डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आपकी WBC को आप बना रहे हो यानी फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उन सबको क्या कहा जाता है, तो आ जाओ बोर्ड पे। तो जब हमारी WBC इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। डिक्रीज हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया, क्या आ गया, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। और जब फॉर्मेशन ऑफ WBC है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है किस प्रकार से बनता है, ये कहाँ पे बनती है। तो ये हम बात करें सर, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सर लॉन्ग बोन से। कहाँ से स्टार्ट होता है सर, इसका फॉर्मेशन लॉन्ग बोन से होता है। लॉन्ग बोन से क्यों होता है भाई, हमने पढ़ा था सर लॉन्ग बोन के अंदर क्या पाई जाती है, लॉन्ग बोन के अंदर पाई जाती है सर मेडुलरी कैविटी। क्या पाई जाती है सर, मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है भाई, इस मेडुलरी कैविटी में होता है आपका बोन मेरो। क्या होता है भाई, बोन मेरो। इस बोन मेरो के अंदर क्या होती है सर, इस बोन मेरो के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, एक स्पेशल टाइप सेल्स होती है। उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं भाई, उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को कहते हैं PHSC, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये जब डेवलप होती है तो ये किस में बदल जाती है, जब ये डेवलपमेंट करती है, अपने अंदर मैचुरेशन करती है, तो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर बदल जाती है, स्टेम सेल्स के अंदर, या फिर इसको कमेटिड सेल के अंदर बदल जाती है, ठीक है ना। और जब ये आगे जाएगी तो माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएगी, लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं पूरा आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो एंडिंग में आपको एक तो मिलेगा ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक मिलेगा अग्रेनुलोसाइट्स। तो जिसके अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर नहीं होते हैं उनको अग्रेनुलोसाइट। तो ऐसी कौन कौन सी होती है, तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपकी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल आ जाती है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल, ये तीनों तो आ जाती है WBC किस में, ग्रेनुलोसाइट्स में। अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट आ जाती है। कौन आ जाती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर एक बढ़िया सा आपको डायग्राम देना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ WBC और फंक्शन ऑफ WBC वाले पार्ट्स में आपको ये देना होता है, ठीक है। चलो, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 2 क्वेश्चन पूरे किए थे। आई थिंक मेरे हिसाब से घंटा भर पूरा हो गया भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास भी आपको किसके ऊपर चाहिए आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और क्या DRT वाले ही क्लास देख रहे हैं, क्या DMLT वाले, DOT वाले, तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि एनाटॉमी का सब्जेक्ट जो सबके लिए बेसिक कॉमन है भाई, तो आप सब लोग जो है इस प्रकार से आंसर लिखने का तरीका भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो वीडियो को पहली बार देख रखा है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप अगर नहीं जुड़े हो तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करें। ये सारी की सारी अभी जो PDF भी मैंने करवाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको कोर्स से संबंधित या फिर पैरामेडिकल संबंधित कोई भी समस्या हो तो ये नंबर दे रखे हैं 8112296783, ठीक है ना। ये आप सेव कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको अगर तैयारी करनी है बिल्कुल तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।